आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जेम्स इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 11 को। टाइटल है जूलियस सीजर। इस चैप्टर में हम जूलियस सीजर की कहानी का एक छोटा सा अंश पढ़ने वाले हैं। इस अंश में जूलियस सीजर की मौत हो चुकी है। कुछ षड्यंत्रकारों ने मिलकर जूलियस सीजर को धोखे से मार दिया है। अब एक जूलियस सीजर की शोक सभा में सभी अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है ये नाटक जूलियस सीजर, जिसका टाइटल है। इसमें जूलियस सीजर जो कि एक महान रोमन शासक है, उनकी एक कहानी है। इस कहानी में ब्रूटस और कैसियस और दूसरे लोग जैसे कि कास्का ये सीजर के को मारने की साजिश रचती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सीजर तानाशाह बन जाएगा और लोगों पर अत्याचार करेगा। जब सीजर सेनेट में होता है यानी संसद में होता है तो षड्यंत्रकारी उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। ब्रूटस लोगों से यह कहता है कि उसने सीजर से प्यार तो किया, यानी सीजर को चाहा तो सही, लेकिन सीजर की महत्वाकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं रोमन आज़ादी के लिए खतरा बन सकती थी। ब्रूटस ने मार्क एंटनी, जो कि जूलियस सीजर का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको यह शर्त पर बोलने की अनुमति दी कि वह सीजर की मृत्यु के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराएगा। मार्क एंटनी अपने शब्दों का कुशलता से बड़ी अच्छे से इस्तेमाल करते हुए लोगों को के सामने एक शानदार भाषण देता है, जिसमें बहुत सारे तर्क छुपे हुए होते हैं। इस भाषण की पहली लाइन शेक्सपियर की सभी कामों में सबसे प्रसिद्ध लाइनों में से एक यहाँ पर बोली गई। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 3 सीन 2 को। यहाँ पर एंटनी स्पीच देते हुए कहता है, दोस्तों, रोमन नागरिकों, देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफें करने नहीं। मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म उसके बाद भी जीवित रहते हैं, और अच्छे कर्म अक्सर उनकी हड्डियों के साथ दफना दिए जाते हैं। जो सीजर के साथ भी ऐसा ही हो। महान ब्रूटस ने कहा है कि सीजर महत्वाकांक्षी था, यानी वो बहुत ही खुदगर्ज व्यक्ति था जो अपने बारे में सोचता था। अगर ऐसा है तो यह एक गंभीर गलती है, एक गंभीर अपराध है, और सीजर ने इसकी भारी कीमत चुकाई है। यहाँ ब्रूटस और दूसरे लोगों की अनुमति से, क्योंकि ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है यहाँ का, और वो सभी लोग भी यहाँ के सम्मानजनक व्यक्ति है, उनकी ओर से मैं सीजर के लिए एक अंतिम संस्कार में बोलने के लिए आया हूँ। सीजर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे लिए वो वफादार और न्यायप्रिय था। लेकिन जैसा कि ब्रूटस ने कहा कि सीजर एक महत्वाकांक्षी था, और ब्रूटस खुद एक सम्मानजनक व्यक्ति जिन्होंने सीजर को मारा है। उसने सीजर ने कई लोगों को कैद किया और रोम लाए, जिनकी फिरौतियों ने रोम के खजाने को भर दिया। क्या यह सीजर की महत्वाकांक्षाएं लगती हैं? जब कोई गरीब रोया तो सीजर भी रोया। लेकिन महत्वाकांक्षी लोग तो कठोर होने चाहिए। फिर भी ब्रूटस कहते हैं कि जूलियस सीजर महत्वाकांक्षी था, और ब्रूटस खुद एक सम्मानजनक व्यक्ति। आप सभी ने देखा होगा कि लुब्रिकल फेस्टिवल पर जब मैंने 3 बार सीजर को राज मुकुट दिया, मैंने ताज पहनाया, तो उसने तीनों बार ताज को ठुकरा दिया। क्या यह सीजर की महत्वाकांक्षा दिखाती है? फिर भी ब्रूटस कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था, और इसमें कोई शक नहीं कि खुद ब्रूटस एक सम्मानजनक व्यक्ति है। मैं इसे साबित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रूटस गलत है, बल्कि मैं वही कह रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। आप सभी ने कभी उसे बिना किसी कारण से प्यार किया था। आप सभी ने कभी ना कभी बिना किसी कारण से जूलियस सीजर को प्यार किया। तो अब क्या हुआ? किस कारण से आप उसके लिए शोक नहीं बना रहे हो? क्यों आप जूलियस सीजर के लिए रो नहीं रहे हो? हे न्याय, क्या तुम क्रूर जानवरों के पास चले गए हो और मनुष्य ने अपनी समझ खो दी है? मेरे साथ धैर्य रखो। मेरा दिल वहाँ ताबूत में सीजर के साथ है, और मुझे रुकना होगा तब तक जब तक मेरे पास
मेरा दिल वापस ना आ जाए। यहाँ पर मार्क एंटनी अपने दोस्त सीजर के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपने भावनाओं को जाहिर कर रहा है। तो इन सभी स्पीच को सुनते हुए पहला सिटीजन कहता है, मुझे लगता है कि मार्क एंटनी के शब्दों में कुछ ना कुछ तर्क छुपा है, यानी कुछ ना कुछ रीज़न है उनके शब्दों में। सेकंड सिटीजन कहता है, हाँ सच कहा, यदि आप सही से सोचें तो जूलियस सीजर के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। तीसरा सिटीजन कहता है, रोम में मार्क एंटनी से ज़्यादा महान व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। एंटनी अपने स्पीच को आगे बोलते हुए कहता है, कल तक सीजर का नाम पूरी दुनिया में के सामने खड़ा हो सकता था, यानी अकेला जूलियस सीजर पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता था, लेकिन अब देखो उसका खुद का शरीर यहाँ पर पड़ा है, और अब कोई इतना गरीब भी नहीं, कोई इतना गरीब इंसान भी नहीं जो उसको सम्मान दे। हे मित्रों, हे दोस्तों, यदि आपके दिलों और दिमागों में विद्रोह और क्रोध भरना चाहता, यदि मैं आपके दिलों में और दिमागों में कोई क्रोध और कोई विद्रोह बनना चाहता तो मैं ब्रूटस और कैस्किया के साथ अन्याय करता। मतलब ये उन ब्रूटस और कैसियस के साथ अन्याय होता। जो आप सभी जानते हैं, ये दोनों लोग या ये ऐसे लोग सम्मानजनक व्यक्ति हैं यहाँ के। एंटनी आगे कहता है कि मैं उनके साथ अन्याय नहीं करूँगा, मतलब मैं ब्रूटस कास्का और कैसियस के साथ अन्याय नहीं करूँगा जिन्होंने सीजर को मारा है। मैं बेहतर है कि मैं चुनूंगा उस मरे हुए इंसान के साथ अन्याय करना, या अपने साथ अन्याय करना, या आप सभी के साथ अन्याय करना, बजाय इसके कि मैं उन सम्मानजनक ब्रूटस और कास्का जैसे व्यक्तियों के साथ अन्याय करूं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास एक दस्तावेज है जिस पर सीजर की मोहर लगी है। मुझे यह उसके कमरे से मिला और यह जूलियस सीजर की वसीयत है। यदि जनता यह वसीयत सुन ले, मुझे माफ़ करना, मैं इसे पढ़ने का इरादा नहीं रखता। अगर जनता इस वसीयत को सुन ले तो वे जाकर मरे सीजर के घावों को चूमेंगे और अपने रुमाल उसके पवित्र खून में भिगोएंगे। हाँ, उसकी याद के लिए उसका एक बाल भी मांगेंगे, और मरते समय अपनी वसीयत में सीजर का जिक्र जरूर करेंगे। इसे अपनी संतानों के लिए एक मूल्यवान विरासत के रूप में छोड़ेंगे। तो सिटीजन कहते हैं, सभी नागरिक, वसीयत वसीयत हम सीजर की वसीयत सुनेंगे। क्या है वसीयत? एंटनी कहता है, क्या आप धैर्य रखोगे? क्या आप थोड़ी देर ठहरोगे? मैं यह बात आपको बताने में जल्दबाजी कर दी। मुझे डर है कि वह सभी सम्मानजनक व्यक्ति, यहाँ पर बार बार सम्मानजनक व्यक्ति, ये उन्हें कह रहे हैं जिन्होंने जूलियस सीजर को मारा है, मतलब ब्रूटस और कास्का और कैसियस जैसे लोगों को। मुझे डर है कि वह सभी सम्मानजनक व्यक्ति जो यहाँ पर है, मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, जिन्होंने खंजरों से सीजर को मारा है, और मुझे इसका डर है। तो सेकंड सिटीजन कहता है, अरे उन्हें छोड़ो, वे खलनायक है, वे हत्यारे हैं, वसीयत पढ़ो, तुम वसीयत पढ़ो। एंटनी कहता है, तो आप सब लोग मुझे वसीयत पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो सीजर के शव के चारों ओर घेरा बना लो और मुझे उसे दिखाने दो जिसने ये वसीयत बनाई, यानी सीजर को देखने दो जिसने ये वसीयत बनाई। क्या मैं नीचे आऊँ? क्या आप मुझे नीचे आने की अनुमति देंगे? तो सभी नागरिक कहते हैं एक साथ मिलकर, हाँ हाँ नीचे आओ। एंटनी तभी नीचे आ जाता है। फोर्थ सिटीजन कहता है, एक घेरा बना लो, चारों तरफ खड़े हो जाओ। यहाँ पर घेरा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों को डर है, नागरिकों का ये मानना है कि जिन लोगों ने, जैसे ब्रूटस, कैसियस और कास्का ने सीजर की हत्या की है, कहीं वो मार्क एंटनी पर हमला ना कर दे। इसलिए सभी मिलकर मार्क एंटनी को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से घेरा बना रहे हैं। सेकंड सिटीजन कहता है, एंटनी के लिए जगह बनाओ, महान एंटनी को आने दो। एंटनी कहता है, यदि आपके पास आंसू बचे हैं तो उन्हें अब बहाने के लिए तैयार हो जाओ। आप सभी इस चोगे को तो पहचानते होंगे। यहाँ पर एंटनी एक चोगा दिखाते हुए कहता है कि आप सभी इस चोगे को पहचानते हैं। मुझे याद है कि पहली बार जब सीजर ने इसे पहना था, तब एक गर्मियों की सांस थी और एक तंबू में उस दिन उसने नरविल यानी दुश्मनों को हराया था। देखो इसे, यहाँ पर कैसियस ने किस तरीके से सीजर पर खंजर से
वार किया और इस चोगे को आर पार कर दिया। देखो उस कास्का ने किस तरीके से सीजर पर घाव पहुंचाया। और यहाँ देखो इस तरफ, यहाँ पर ब्रूटस ने, सबसे प्यारे जूलियस के जो प्यारा ब्रूटस ना, उसने वार किया। पहला नागरिक कहता है, ओह ये कितना दुखद नज़ारा है, कितना। ठीक है, तो एंटनी कहता है, न्याय करो हे देवताओं, सीजर ने कितना प्यार किया था ब्रूटस को, और ये सबसे भयंकर, सबसे निर्दयी घाव था जो ब्रूटस ने सीजर को पहुंचाया। क्योंकि जब महान सीजर ने उसे वार करते देखा होगा तो गद्दारों की हत्यारों से अधिक ज़्यादा दुख उसे इसी बात का पहुंचा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीजर का एक अच्छा दोस्तों में ब्रूटस भी था, और ब्रूटस ने ही धोखे से सीजर पर हमला किया। तो इस समय ब्रूटस को बहुत बुरा लगा होगा जब उसने देखा, सॉरी, सीजर को बहुत बुरा लगा होगा जब उसने देखा कि ब्रूटस, उसका दोस्त, खुद उस पर हमला कर रहा है। तो यहाँ पर मार्क एंटनी कहता है कि जब ब्रूटस ने सीजर पर हमला किया होगा तो उसका महान हृदय, उसका महान दिल टूट गया होगा। उस समय जूलियस सीजर ने चोगे से अपना चेहरा ढककर पोम्पई की मूर्ति के नीचे खून से लथपथ अपना शरीर गिरा दिया, मतलब वो वहाँ पर मर गए। ओह मेरे देशवासियों, वह कैसी गिरावट थी। वह, मतलब जैसे वो गिरे, हमारे देश की गिरावट आई, तब मैं, आप और हम सब गिर पड़े। मतलब हम सब का पतन हो गया, हम सब अब गिर चुके हैं जूलियस सीजर की मौत के बाद। जबकि हमारे ऊपर खून के से सनाए विश्वासघात फल फूल रहे हैं। वे विश्वासघाती लोग अभी भी हमारे ऊपर फल फूल रहे हैं, और अब आप रो रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। दया का प्रभाव, ये आंसू, दयालु आत्माओं, दयालु लोगों, आप केवल यह देख कर ही रो रहे हो हमारे सीजर के वस्त्र कितनी तरीके से घायल है। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखकर घायल, मतलब रो रहे हो। आप खुद सोचो कि कैसा वह दृश्य कैसा हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि गद्दार गद्दार लोग उसे घायल कर रहे हैं। पहला सिटीजन कहता है कि हम, हाँ, कितना खून से लता सना दृश्य हुआ होगा उस समय। दूसरा नागरिक कहता है कि हम बदला लेंगे। एंटनी फिर कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपको उकसाने मत दो। ये जो अचानक विद्रोह हुआ है, ये जो विद्रोह हुआ है, इसमें ये सब काम कुछ सम्मानजनक व्यक्तियों ने किया है। उन्होंने का हो सकता है उनका कुछ व्यक्तिगत दुख छुपा होगा इसमें, उनका कोई कारण होगा जिन्होंने ये किया है। अफसोस मैं नहीं जानता कि वो क्या कारण है, किस किस वजह से उन्होंने मजबूर होकर सीजर की हत्या की। वे तो समझदार और सम्मानजनक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये क्यों किया मुझे इस बारे में नहीं पता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे उस कारण का खुद जवाब देंगे, खुद बताएंगे कि उन्होंने ये क्यों किया। मैं यहाँ मित्रों आपके दिल चुराने नहीं आया हूँ, मतलब तो आपको बहकाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जैसा कि ब्रूटस है। लेकिन जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ जो अपने मित्र से, अपने दोस्त सीजर से बहुत प्यार करता है, और ये सब आप भली भांति जानती हैं, जिन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बोलने की अनुमति दी है। आगे एंटनी कहता है, मेरे पास ना तो बुद्धि है, ना शब्द, ना मूल्य, ना कोई कार्य, ना बोलने वाले शब्द, ना ही बोलने की शक्ति जो लोगों के खूनों को गर्म कर सके। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सिर्फ सच। मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो आप पहले से ही जानते हैं। आपके प्यारे सीजर के घाव दिखाता हूँ, ये बेबस मौन घाव, और उससे कहता हूँ कि वे मेरे लिए बोले। लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता है, तो या फिर ब्रूटस एंटनी होता, तो मैं यहाँ एक आपकी आत्माओं को झंझोर कर रख देता और हर घाव को का जुबान देता। मतलब यहाँ पर कहना चाहता है मार्क एंटनी, अगर मैं ब्रूटस की तरह बोलता, मार्क एंटनी कह रहा है, अगर मेरी स्पीच ब्रूटस की तरह होती तो मैं अपनी स्पीच से आपको झंझोर कर रख देता। हर एक घाव जो सीजर पर लगा है उसका जवाब देता। सीजर के हर घाव जो इतने
मतलब रुको एक मिनट, इन एवरी वाउंड ऑफ सीजर दैट शुड मूव द स्टोन ऑफ रोन टू राइस म्यूटिनिटी। अगर हाँ, यहाँ पे कहना चाहता है मार्क एंटनी कि अगर मैं सीजर ब्रूटस की तरह बोलने वाला होता, मतलब ब्रूटस की तरह एक अच्छा स्पीच देने वाला होता, तो मैं आपको झंझोर कर रख देता, आपको इतना प्रेरित कर देता कि आप पत्थर उठाकर विद्रोह के लिए खड़े हो जाते। यहाँ पर सिटीजन कहते हैं लेकिन हम विद्रोह करेंगे। थर्ड सिटीजन कहता है चलो फिर षड्यंत्रकारों को खोजो। मार्क एंटनी कहता है येट फिर भी मेरी बात सुनो मेरे देशवासियों, मेरी बातें तो सुन लो। तो सिटीजन कहते हैं सभी नागरिक एक दूसरे को शांत करते हुए, शांत रहो शांत रहो, एंटनी की बात सुनो, महान एंटनी की बात सुनो। एंटनी फिर कहता है यह रही वसीयत, मतलब यहाँ पर अब वसीयत सुना रही है एंटनी, कि यह रही वसीयत और इस पर सीजर की मोहर है। हर रोमन नागरिक को उसने दिया है, हर एक व्यक्ति को 75 ड्रचमास या 75 ये मुद्राएं हैं उस समय रोम की। ये मार्क एंटनी इस वसीयत में पढ़कर कहता है कि रोम के हर एक वासी को, रहने वाले नागरिक को सीजर की तरफ से 75 मुद्राएं दी गई हैं। इसके साथ भी घूमने फिरने के लिए अपने निजी बगीचे, नए लगाए गए फलों के बगीचे, और साथ में टाइबर नदी के इस किनारे पर ज़मीन, और ये सब बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। और आपके वंशजों के लिए हमेशा के लिए सामूहिक आनंद के लिए घूमने और आनंद लेने के लिए ये सभी चीज़ें, मतलब वसीयत पढ़कर सारी चीज़ें सुना देता है मार्क एंटनी। और मार्क एंड सिटीजन आखिर में कहती है तो ऐसे थे हमारे सीजर, सच में ऐसे व्यक्ति फिर कब आएंगे। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।